नमस्कार वणीकर. आज जागतिक महिला दिन. त्यानिमित्त आज आपल्या सोबत आहे सामाजिक क्षेत्रात आपलं कार्य करणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेविका डॉक्टर रानानूर सिद्दीकी मॅडम. तर आपण त्यांच्याकडून त्यांचे सामाजिक जीवन, ते समाजाबद्दल योगदान, हे पूर्ण माहिती आपण जाणून घेऊया. सर्वप्रथम आपलं आमच्या व्हायरल वणी पॉडकास्ट मध्ये स्वागत आहे. नमस्ते साहब. नमस्ते. आपकी कौटुंबिक पार्श्वभूमि क्या है? तकरीबन 250 साल पहले मेरे दादाजी यूपी से आए. वो पढ़े लिखे आदमी थे और घर में कुछ ऐसा झगड़ा हो गया था तो उनका मैं क्या समझती हूँ कि मैं इसी जायदाद के भरोसे मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, ये कह के वो वहां से निकले और वहीं के रेलवे स्टेशन पे उतरे. अच्छा. और वहां से फिर वो चलते हुए यहाँ आए. लोगों से उन्होंने मदद वगैरह मांगी. पढ़ा लिखा अच्छा इंसान होने की वजह से बहुत से लोगों ने मदद की और वो यहाँ सेटल हुए. अच्छा. सब में पहले उन्होंने रंगनाथ स्वामी मंदिर के करीब जो जगह थी वहां एक हॉस्पिटल का वो किया, शुरू किया. और क्योंकि बड़े नेक दिल आदमी थे तो लोग उनसे बहुत जल्दी प्यार करने लगे. औरतें आने लगी क्योंकि उस जमाने में औरतें इलाज करते हुए किसी मेल डॉक्टर से बहुत घबराती, मगर बिल्कुल जैसे एक भाई बहन के साथ रहता है इस तरीके से रहना शुरू किया. वो होने के बाद फिर उनका बेटा जो था डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अहमद, वो भी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से उन्होंने भी MBBS किया. वो भी पहले बैच के पहले डॉक्टर थे और फिर वो वहीं आ गए. और वहीं आके जो अभी म्यूनिसिपैलिटी की दुकानें बनी है इसके पीछे उन्होंने एक हॉस्पिटल का निर्माण किया और वहां शुरू किया अस्पताल डालना. उसके बाद 24 लोग ऐसे थे जो उनके मरीज भी थे और उनको बहुत ही मानते थे क्योंकि उनका जीवन उन्होंने बनाया था. शायद उस जमाने में एक बार प्लेग भी फैला था. हाँ. और इतने लोग मरे थे कि घर छोड़ छोड़ के भाग गए और खेतों में लोग रहने लगे. उन्होंने लोगों को हिम्मत दिलाई, चूहों से कैसे बचना, पिस्सुओं से कैसे बचना सिखाया. पैर कहाँ तक ढक के रखोगे कि पिस्सू तुम्हें काटेंगे नहीं, बीमारी नहीं होगी. बहुत से लोगों की जान बच गई. तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि ये हमारा घर आपका है, ये आप ले लीजिए. इस तरीके से उन 24 घरों के ऊपर ये रज़ाक मंजिल का निर्माण हुआ. ये अस्पताल के करीब था. उन्होंने कहा अगर आप दूर घर बनाएंगे तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, आप यहीं रहिए तो आप ज्यादा सेवा कर सकेंगे. उस जमाने में बिजली नहीं थी. रंगारी नामी एक आदमी था जो उनका लालटेन लेके चलता था और जैसे ही कहीं मालूम होता था कोई बीमार है, रात ही में निकल जाते थे लालटेन के सहारे जाके इलाज करते थे. बहुत फेमस आदमी थे और उन्हीं का बनाया हुआ ये रज़ाक मंजिल है जिसमें उनकी आगे की नस्लें बढ़ती है. डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही प्यारा उनका माहौल उन्होंने रखा. हिंदू मुस्लिम का कहीं सवाल नहीं आया. उनके बेटे बाबू अब्दुल रऊफ अहमद साहब जो बड़े थे, सब में बड़े थे, वो म्यूनिसिपैलिटी के सेकंड ये बने प्रेसिडेंट बने. उन्होंने अपने जमाने में बहुत काम किया. बड़े, और वो पर्शियन धड़ाके से ऐसे बोलते थे कि कोई ईरानी भी नहीं बोल सकता. अच्छा. मराठी में उनको इतना कमांड हासिल था कि क्या कोई अच्छा विद्वान मराठी का बोल सकेगा. इंग्लिश में क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ में भी ये हासिल की थी, बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते थे. प्यारी इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते थे. हिंदी उर्दू तो उनकी जबानी थी. लिहाजा बहुत ही फेमस थे. और उनका इतना ज्यादा पूरा वक्त पॉलिटिक्स में जाता था और बाकी का टाइम उन्होंने खेती में किया क्योंकि सरसे में बहुत सी दादा ने जो पैसे थे बचा के खेती लेना शुरू कर दी थी. और कई गांव थे हमारे, तकरीबन 7,000 एकड़ जमीन उनकी उसमें आती थी. और जब अनाज निकलता था दादा के, ये अब्दुल रऊफ साहब के जमाने में तो हम लोग भी खले में जाके रात में सोते थे क्योंकि एक दिन में तो अनाज इतना निकल नहीं सकता था. 3-3 दिन तक हम बुरांडे में खटियाओं में पड़े रहते थे. भाई जवार खा ले रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, मगर पूरा दाना जब तक निकल के बोरे में बंद नहीं होता था और गोदाम नहीं पहुंचता था वो वहीं रहते थे. तो मुझे याद है वो अपने अनाज में से पहले 4 हिस्से करते थे, वो 4 हिस्सों को फिर 4 करते थे और उसमें से एक हिस्सा निकाल के मजदूर को दे देते. कहते थे ये ज़कात है, भगवान ने मुझे इसलिए दिया है कि मैं गरीबों को तो यूं भी जाएगा, मगर जो मजदूर अभी खेत में काम कर रहे हैं ये उनका हिस्सा है. मैंने देखा ये सब नेकियों की वजह से गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा इज्जत करते थे. बाबू साहब, उनका नाम ही बाबू साहब हो गया था. कोई उनका असली नाम नहीं जानता था. फिर उनके 2 बेटे पैदा हुए जिनको उन्होंने बहुत हाई किस्म की एजुकेशन दी. एक इंदौर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने टॉप किया और वो अमेरिका चले गए रिजल्ट आते. दूसरे जो थे वो मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में प्रोफेसर बने मेडिसिन के, डॉक्टर मुस्तफा का तो कुछ साल पहले इंतकाल हो गया. उनकी भी जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं वो अभी हैदराबाद में है. वो लोग आते हैं, अपनी खेतियां देखते हैं. खेती उन्होंने खत्म नहीं की, मगर जैसे खेती में रहकर हम लोग गरीब लोगों की सहायता करते हैं वो बात उन लोगों में नहीं है. अलबत्ता मैंने ये किया कि मेरे पिताजी की जो जमीन थी उसको बचाने की कोशिश की. मेरे 2 भाई थे, एक डॉक्टर अब्दुल रज़ाक अहमद जो वर्ल्ड फेम के आदमी हैं, जिनको
इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के साथ खाने की दावत दी गई थी और दुनिया के बड़े बड़े आदमियों के साथ उनका उठना बैठना और उनको इज्जत मिली है। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में उनका दाखिला हुआ, उस वक्त 7 मेडिकल कॉलेजों ने चाहा था कि उनको अपने पास रखें, पर मेरी माँ ने कहा नहीं, सब में आला जो है उस जमाने में दिल्ली का है, तो वहां जाओ। जब उनका रिजल्ट आया तो जो वाइस चांसलर थी उन्होंने इंदिरा गांधी को बुलाया। तो मेरे भाई ने कहा, अम्मी आपकी वजह से मुझे डिग्री मिली है, मैं चाहता हूँ कि इसको देखते हुए आप भी रहें। तो मेरी माँ गई वहां और नीचे जो स्टेज के नीचे जो कुर्सियां डली थी, सब में पहले उनको आगे बिठा दिया गया। उनका नाम नूरजहां बेगम था, जिनके नाम पे ये ट्रस्ट चलता है। इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड निकाला और वाइस चांसलर ने अनाउंस किया, डॉक्टर अब्दुल रजाक अहमद, वो उनको दिया गया। फिर दूसरा निकाला तो वो भी उनको गया, तीसरा निकाला तो इंदिरा गांधी एकदम झुंझला गई। उन्होंने कहा, ये लड़के को और कितने हैं? तो उन्होंने कहा 13 हैं, क्योंकि आज तक कभी किसी को नहीं मिले। इसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वो उतनी पूरे जमा करके और नीचे जहां मेरा भाई बैठा हुआ था उसको ना देते हुए मेरी माँ के गले में उन्होंने डाल दिए और कहा, बेगम मुझे पता चला है कि तुम एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव बनी की हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि एक गांव में रहने वाली औरत जो बुरांडा में खेती कर रही है, उसका बच्चा दिल्ली में टॉप करे, तो इसका हकदार ये बेटा नहीं है तुम हो। मेरी माँ, मुझे याद है, गिरते पड़ते यहाँ से ट्रक में बैठती थी, किसी तरह नागपुर पहुंचती थी, ट्रेन में जगह नहीं रहती थी तो रात भर खड़े हुए लैट्रिन के सामने धक्के खाते हुए दिल्ली उतरती थी और कॉलेज में जाके पूछती थी, मेरा बच्चा कैसा है, कैसा पढ़ता है। बच्चे से नहीं मिलती थी, उसके तमाम पढ़ाने वालों से मिलती थी और ये पूछती थी कि इसके अलावा मुझे तालीम नहीं चाहिए, उसका इखलाक कैसा है, वो अपने दोस्तों के साथ कैसा रहता है, किसी से लड़ता तो नहीं है, कभी गुस्सा तो नहीं करता है, मिजाज उसका ठंडा है नहीं। क्योंकि हम लोग भी ये सोचते हैं कि तालीम खाली तालीम नहीं होती, एजुकेशन के साथ एक अच्छा इंसान को घड़ना ये एजुकेशन का मकसद। और ना बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आप फिरौन बन गए और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का। उससे तो मामूली वो किसान अच्छा है जो किसी की मदद करता है, भूखों पानी तो देता है। तो वही मेरी माँ का उसूल था कि एजुकेशन दो, मगर उसके साथ देखो कि वो इंसान कैसा बनता चला जा रहा है। मेरा एक छोटा भाई बहुत अच्छा बना। दूसरे भाई का जिक्र इसलिए नहीं आता, वो तो आपको बता ही नहीं सकती क्या है। उसने आंखों के लेंस बनाए और अभी फिलहाल उसका 58 कंट्रीज में, 58 कंट्रीज में वो लेंस चल रहा है। उसका नाम है अहमद वॉल। एक तो मोतीबिन का बनाया है और एक अभी मार्केट में वो ला नहीं सका, एक सुई की तरह लिपटा हुआ है। क्योंकि जब ऑपरेशन करते हैं तो खून बहता है, हम सबको खून से बहुत नफरत है। खून इंसान के बदन में रहे तो अच्छा है, बाहर निकलता हुआ बहुत तकलीफ दे रहता है। तो उसने जो बनाया वो सुई को अंदर रख देते हैं और वो अंदर जाने के बाद वो फैल जाता है। अच्छा। और पुतली को ढक देता है और उसे दिखने लगता है, और वो मार्केट में आ नहीं सका। तो मैंने देखा, उसने मुझे दिखाया था अपनी फैक्ट्री में। बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसको इंसान हाथ से नहीं छूता, पूरे ऑटोमेटिक है। कम से कम कुछ नहीं तो 20 साल से चल रही है। अच्छा, रोबोटिक पूरी चीज, हर चीज। हद ये कि जब तैयार होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल भी चेक होता है। उस वक्त एक डब्बा आता है, उसमें जिस साइज का रहता है वो फिट होता है। डब्बा बंद होता है, उसका जिस कंपनी ने बुलाया, जिस कंट्री ने, उसका लेबल उस पर ऑटोमेटिक चिपकता है। अच्छा। उसके बाद तो फिसलता हुआ जाता है, सामने एक गाड़ी आती है पोस्ट ऑफिस की, उसमें फिट होना शुरू होता है और गाड़ी लेके चलती पूरा है। रोबोटिक है। और आज से नहीं, कितने बरस पहले से किया है। वो लोग साइंस में बहुत आगे हैं मेरे दोनों भाई, इसलिए भारत में रह नहीं सके वो, अपने अभी पीछे हैं अभी काफी दुनिया से। और उन्होंने सोचा हमें कहीं भी इंसान का फायदा करना है, जहां हो सकता है क्यों ना करें। ये सोच के वो लोग वो काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा फख्र होता है कि हम दुनिया में आए हैं, अपने लिए नहीं आए, हम दूसरों के लिए आए। बस यही हमारा उद्देश्य था। मेरी माँ ने यही सिखाया था कि तुमको भगवान ने सब चीजें दी, तुम लोगों को क्या दे रहे हो ये देखो, तुम जो दे सकते हो दो। 3 तरह से, दामे, दरमे, सुखने। दामे यानी आपके पास अगर पैसा है तो पैसे से दो, सुखने यानी जबान, अगर मीठी जबान से आप बोल सकते हैं तो वो दीजिए, और अगर चल के आप जा सकते हैं उसके पास मदद करने, इतनी आपकी ताकत है तो वो दीजिए, और लोगों की मदद कीजिए। ये हमारी जिंदगी का पूरा उद्देश्य रहा। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब से ये काम शुरू किया, कुछ भी नहीं मालूम। इतना मुझे याद है, मैं छोटी सी थी, मुंह धोती थी, नल तो थे नहीं, पानी के लोटे से तो कोई चींटी पानी में डूबने लगती थी, तो सब छोड़ के एक पत्ता ला के रखती थी कि उस पर चढ़ जाए। एक छोटा सा फेल है ये, कोई गिनती का नहीं, मगर इससे मेरी नेचर का आपको अंदाजा होगा कि किसी की जान बचाना, चाहे भले छोटा सा कीड़ा चुना, बहुत जरूरी है। मशीन जिंदगी है। महिला दरवाजाच्या बाहेर पाय ठेवायला घाबरत होत्या, त्या काळात तुम्ही एक समाजसेवी संस्था सुरू केली, तर हे प्रेरणा कुठून मिळाली तुम्हाला आणि कशी पद्धतीने सुरू केली?
साहब मेरे पति जो थे वो डिप्टी कलेक्टर थे और हमारे ट्रांसफर होते रहते थे। और चूंकि हम महाराष्ट्र के थे और एमपी गवर्नमेंट में नौकरी करते थे तो हमारा वहाँ कोई भी नहीं, तो हमारा जो सब में सड़ी जगह थी वहाँ ट्रांसफर किया जाता था, जहाँ कोई जाने को तैयार, जहाँ नारू था, जहाँ सांप बहुत होते थे, जहाँ जंगली जानवर आते थे, वहाँ दोनों बच्चों को लेके साहब के साथ जाते। क्या साहब ट्रांसफर करवाइए ना, कलेक्टर से कहिए, जाके चीफ सेक्रेटरी से कहिए, कहाँ जा रहे हैं अपन, बच्चे बीमार होंगे। देखो अपन नौकरी करने निकले हैं, बस नौकरी करना है, जहां सरकार भेजेगी। मैंने कभी ट्रांसफर अपना कैंसिल नहीं कराया। अब क्या करूं साहब तो चले गए, 3-3 4-4 दिन दौरे पे। वो आदिवासियों का और ठाकुर लोगों का झगड़ा हो गया, इनकी औरत नहा रही थी वो उठा के ले गए, बहुत ही गड़बड़ रहती। साहब को भेजा जाता था जाओ तुम वहां सॉल्व करो। अब हम घर में अकेले बैठे हैं, क्या करें। तो चपरासी की बीवी, सिपाही की बीवी, ऐसे वो आगे बैठ जाते थे, बाई अकेली ढोल में गाना वाना मत गाओ, तुमको सिलाई आती है? नहीं आती। तुम्हारे कपड़े कौन सीता है? रेडीमेड, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ऐसे करके मैंने उनको सिलाइयाँ सिखा। कुछ औरतें तो ऐसी थी जो मुझसे भी अच्छा सीने लगी। फिर दूसरे शहर में गई, वहां सिखाया, तीसरे शहर में गई, वहां सिखाया। ऐसे ऐसे होते हुए जहाँ रहा पूरा वक्त निकल जाता था। शलवार सिल रही, कुर्ता सिल रहा, कढ़ाई करना बता दी, ये फलानी स्टिच है, ये फलानी स्टिच है, पुराने कपड़ों को कैसे नया करना। बहुत औरतें आने लगी। साहब कभी आ गए बीच में, कहते ये क्या लगा के रखा तुमने। जब मैं रिटायर होकर आई, मेरी दोनों बच्चियों की शादी हो गई, तो एक दिन मैंने साहब से कहा जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा। क्यों? मैंने कहा अपनी बच्चियां थी, कपड़े पहनती थी, घूमती थी, कितनी रौनक थी, अब कोई नहीं। जो इतनी गरीब की बच्ची है किसकी है? समझो तो तुम्हारी है, नहीं तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी नहीं। फिर मैंने खबर करवा दिया झोपड़ा पट्टी में, किस लड़की को सिलाई सीखना है आओ। वो लड़की आने लगी, उनको कपड़ा काटना, सीना सिखाया। इस तरीके से 900 लड़कियों को मैंने सिलाई सिखाई। और हाथ की कढ़ाई, ताकि उनके पास मशीन ना हो तो अपने हाथ से भी काट के साड़ियां सी सके, चादरों पे फूल बना के बेच सके। क्योंकि गरीबी को हटाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, कोई ना कोई स्किल आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत औरतों को सिखाया। बल्कि कुछ लड़कियां तो आखिरी तक शादी के पलंगपोश वगैरह काट के बेच रही थी, ऐसा सुना। अब ये हो गया। सिलाई के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई हल नहीं है। उनको तो 10 तक गिनती भी नहीं आती, तो टेप गिन ही नहीं सकती थी। पहले उनको 1 से 9 तक गिनती सिखाते थे, फिर 0 सिखाते थे। तब उन्होंने ब्लाउज की कितना गला होना, कितना ये होना, वो सीखना शुरू किया। अब ये करते करते मुझे ख्याल आया कि पहले इनको पढ़ाना चाहिए, कम से कम इतना तो पढ़ाना चाहिए उनको कि हम 10 रुपये दे दें तो हिसाब कर सकें कि कौन सा रुपया कहाँ शुरू हुआ। तो मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा कि जब वो सिलाई सिखा रही थी तो एक दिन पूरे वकील आए, यहाँ के बार वाले, और उन्होंने कहा मुझे हमें आपसे मिल जाने का। कहा ये क्या बात है? नहीं, आपने ऐसे कैसे शुरू कर दिया? ये वायर लटक रहे हैं कमरे में। आपको क्या मालूम कि लड़की बेवा है? आपको क्या मालूम कि लड़की शादीशुदा, इसका पति इसको मारता है शराब पीने के लिए, जिंदगी से बेजार है, ऐसी है। अगर इसने नंगा तार पकड़ लिया, मर गई, तो आप तो पुलिस केस में फंस जाएंगे ना। पहले अपने कोई रजिस्टर कीजिए आप जिसमें आप ये। मैंने कहा ऐसा करना पड़ता है? मैंने कहा कोई सोसाइटी बना लीजिए। सोसाइटी में कितने 11 मेंबर, तो कहाँ से 11 लाऊंगी मैं? और ट्रस्ट में 5 भी बना सकती हूँ। तो मैंने नूर जहां बेगम चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद डाली 1992 में, अगस्त के महीने में। और उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा। मेरे पास स्कूल नहीं थी तो दूसरों के लिए लेके आई। इस तरीके से मैंने BSc होम साइंस चलाया, जो बशीर खान साहब है उनका था। BBA चलाया, BCA चलाया, कई साल तक लोगों का चलाती रही मैं। पैसे मैंने भरे, फीस मैंने दी, और मैंने बच्चों से फीस आज तक नहीं ली। जो लॉ कॉलेज में बच्ची हैं, मेरे ख्याल में 9 साल हो गए, किसी बच्ची ने अभी तक जो CET का इम्तहान होता है चंदपुर जाके उसका पैसा नहीं दिया। किसी बच्ची ने किसी सालाना पैसा नहीं दिया, मैं देती रही। अब मेरा ऐसा ख्याल है कि मेरे पास पैसा खत्म हो रहा है तो शायद मुझे पैसा लेना पड़े, जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो फीस खाली, बाकी तो सेवा शुल्क। जी, जो गवर्नमेंट मुकर्रर हाई टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है फीस मुकर्रर, जैसे 11,500 मुकर्रर हुई है, 5 साल का कोर्स है। तो बच्चे नहीं दे सकती थी क्योंकि नींबू बेचने वाले की लड़की, चाय बनाने वाले की बच्ची, उनको मैंने एडवोकेट बनाया। पढ़ी लिखी अच्छे खानदानों की बच्चियां मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो तो नागपुर में पढ़ सकती, यवतमाल में पढ़ सकती। ये बच्चियों का कोई फ्यूचर नहीं है। इनका फ्यूचर बनाना और एक औरत को मजबूत करके अपने पैर पे खड़े करना, जिंदगी जीने का जरिया बना, ताकि वो अपनी उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, वो बोल सके कि हमको ये चाहिए, ये चीज गलत है, ये सही है। हमारा है कि औरतें बात नहीं करती। आप कितना भी जुल्म कीजिए, शौहर मारता है, वो समझती नहीं शौहर ने मारा, मार खा नहीं। और पूरा यूनिट अलग है, एक अलग जान है, उसको किसी को मारने का हक नहीं है। 18 साल की औरत हर चीज अपना दूल्हा तक पसंद कर सकती है। जब सरकार ने हमें सब ये सहूलियतें दी है तो उनको मालूम कैसा होगा
उसके लिए लॉ कॉलेज खोला है कि अपने हक को पहचानो और अपनी ड्यूटी को भी पहचानो। तुम अगर एक वकील बनी हो तो एक बेगुनाह को सजा मत होने दो। वो पैसे दे या ना दे, तुम उसको बचाओ, क्योंकि तुमने जो पढ़ाई की है वो इसलिए की है कि कानून का सही इस्तेमाल हो। तो इस तरीके से मैंने एक लॉ कॉलेज खोला। बुरांडा जो है बहुत अंडर डेवलपमेंट और अंदर बना हुआ है और एक आदिवासी इलाका है, पर हम सब बुरांडे के अनाज को बेचकर, अनाज खाकर बड़े हुए हैं, दुनिया के सारे मुल्कों में फैल गए। वो गांव का कर्जा हम अदा नहीं कर सकते। जब मेरे शौहर रिटायर हुए, कहने एमपी में रहेंगे, भोपाल में यूं शायरी होती है, ये अच्छे प्रोग्राम है, मेरे इतने दोस्त हैं, कहने हम महाराष्ट्र जाएंगे। हाँ, तुमको कौन पहचानेगा? हमारा काम हमारी पहचान रहेगी, हमें किसी को पहचानने की जरूरत, हमें कुछ किसी से लेना ही नहीं है, पहचान भी नहीं, कुछ भी नहीं, आके सिर्फ काम करना है। तो क्या करोगी? स्कूल खोलेंगे। कैसे खोलोगी तुम? कैसे? तुमको तो नहीं आएगा तो देखेंगे, चलिए आप। उनको जबरदस्ती यहाँ लेकर आई और इसी बुरांडे को डेवलप किया। पूरा कॉलेज की बिल्डिंग बनाना थी, इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि किसी आदमी को देके, किसी इंजीनियर को। तो पीडब्ल्यूडी के कोई इंजीनियर थे, जब वो इसमें जाते थे मीटिंग में, तो मैं सड़क पे खड़ी हो जाती थी, बस रोक के कहती थी, साहब मुझे ये बताइए, अगर मैंने कॉलेज बनाया और सेकंड फ्लोर बनाया तो मुझे कितने mm की सलाख लगेगी? मुझे अगर छोटा बनाया और गिर गई तो? लिखते थे कि 16 mm की ये चाहिए, 10 mm की यहाँ चाहिए, इस तरीके से पाइवा इतना चाहिए। ऐसे करके मैंने ये कॉलेज बनाया पूरा। वनी का कॉलेज भी ऐसी बना मेरा। ये 2 कॉलेज हुए, ये आर्ट्स और कॉमर्स का है, ताकि, और इसके बनाने का खास मकसद ये कि हमारा शहर जो है, यहाँ कोयला निकलता है, यहाँ बिहार, यूपी और अलग अलग स्टेट के बहुत से लोग मजदूर आते हैं। मजदूरों को इतना पैसा नहीं मिलता कि उनके पास घर नहीं, किराए का घर लें, अपनी जीविका चलाएं और अपने लड़कों को पढ़ाएं। बस लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे उस जमाने में। और उनकी भाषा हिंदी थी, और हिंदी का दूर दूर तक महाराष्ट्र में कॉलेज नहीं है, इसलिए कि यहाँ की जब भाषा मराठी, हर आदमी मराठी बोलता है, तो हिंदी का कॉलेज कोई खोलेगा ही क्यों? उन लड़कियों के लिए मैंने ये कॉलेज खोला, हिंदी भाषा, BA तक का है ये। इसमें लड़कियां अभी तक 9,500 बच्चे अभी तक इसमें ग्रेजुएट हुए हैं और अच्छी अच्छी जगह गए हैं। पुलिस में है जो हमारे कानून की हिफाजत कर रही है, इसमें मिलिट्री में है जो हमारी देश की हिफाजत कर रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, प्लास्टिक का सामान यहाँ से ला वहां भी, पर कोई चोर चकार नहीं हुआ। शादियां भी हुई तो सब कामयाब हुई। लड़कियों को सिखाया कि तुम औरत हो, समय पहले तुम औरत हो, भगवान ने तुमको एक माँ का दर्जा दिया, माँ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। 9 महीने पेट में रखती है, अपने सीने का खून की जगह दूध पिलाती है, वो तो तुम्हारे अंग का एक हिस्सा है, तुम्हारा बच्चा। तुमको भगवान ने आदमी को क्यों नहीं कहा कि बच्चा पैदा हो? उसको ये दर्जा नहीं दिया। वो सिर्फ एक अपनी फैमिली का हिफाजत करने वाला, देखभाल करने वाला, पर माँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और अगर माँ एजुकेटेड रहेगी, माँ सही और गलत का इस्तेमाल जानती होगी, तो अपने बच्चों को कभी गलत नहीं होने देगी। जब वो गोद में रहेगा तभी कहेगी नहीं झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक 4 साल का बच्चा झूठ बोलने लगता है। एक चॉकलेट लाने के लिए उसको अगर झूठ बोलना पड़े तो उस वक्त से सिखाना पड़ता है कि तुम झूठ मत बोलो, झूठ गुनाह की पहली सीढ़ी है, वहां से शुरू करते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ की जो लड़की है हमारी दोस्तों की तरह है, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। और जो बुरांडे में कॉलेज मैंने बनाया उसमें पहले एक नहर बनाई, ताकि लड़कियों को पानी बहुत पसंद आता है। उसके बाद जो बिल्डिंग बनाई उसमें पूरे पेड़ लगाए, सामने आम का बाग है, साइड में सागवान का जंगल है, इधर उनका ग्राउंड और दूसरा बाग है, ताकि नेचर के साथ रहें। हमें नेचर, कितनी भी हम तरक्की करें, नेचर को खत्म नहीं करना है। अभी देखिए जो बारिशें नहीं हो रही है, जो किसानों का हाल है, तो ये पानी आना कम हो गया, बेवक्त आता है। अगर हम नेचुरल अपने पेड़ों को जिंदा रखें और अपनी जरूरतों को ऐसा बनाएं कि पेड़ ना काटना पड़े, और ये जरूरी है कि हर आदमी पेड़ लगाए। मैंने 10,000 पेड़ लगा के 50 फीट से ऊंचे किए। अच्छा। और आज तक किसी को ये बात नहीं बताई। कुछ जगह जगह जहां मैं खेती नहीं कर सकती, बच्चियों से तैयार करके थैलियों के अंदर सागवान के पेड़ तैयार करती हूँ, लगा देती हूँ, कोई भी पेड़ लगा देती हूँ। इस तरीके से बड़े बड़े जंगल तलाश किए हैं। आणि तुम्ही ते मराठीत एक म्हण आहे, मुलगी शिकली प्रगती झाली, त्या पद्धतीने तुम्ही काम केलं। नूरजहां बेगम चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके मार्फत आप कौन सी सामाजिक कार्य कर रहे हैं? ये जो मेरा ट्रस्ट है 1992 में मैंने रजिस्टर किया, और उसके बाद बस जितने भी जो भी काम आते गए करती गई। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो इसके लिए नूरजहां बेगम आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज बनी में खोला, जिसमें अतराफ के बच्चे वगैरह जो है वो पढ़ लेते हैं। उसमें कई चीजें सिखाई, खाली यही नहीं, जैसे पर्स बनाना है, लेदर के पर्स, ताकि आप जा रहे हैं तो आप अपनी
इसकी चाबी रखना है तो छोटा सा पर्स बनाया, औरतें बाहर जा रही हैं तो उनको शॉपिंग का बनाया, ऐसे वहां लड़कियों को वो भी सिखाया, सिलाई सिखाई और कंप्यूटर्स के कई कोर्सेज कराए जो आज के जमाने में जरूरी है। ये तो वनी के कॉलेज का काम है। उसके बाद हम लोगों ने एक कॉलेज बुरांडा में खोला जो इसका है। आपको शायद सुन के हैरत होगी कि वीमेन कॉलेज नहीं होते, ना वीमेन कॉलेज की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोर्ट में लड़के लड़कियां सब बराबर रहते हैं तो कोई जरूरत। पर मुझे ख्याल आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को दूर भेज के पढ़ाना पसंद नहीं करते, खासतौर से जवान लड़कों के साथ वो सोचते कि नहीं हमारी लड़की खराब हो जाएगी, मैं उसको कुछ समझता नहीं। ऐसी लड़कियों के ख्याल से कि वो घर में बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, एक पहले तो दीवार बनाई 1 किलोमीटर की, पत्थर खोद के अपने गांव के मजदूरों के साथ, ताकि लड़की अंदर रहे, जब माँ बाप देखने आए तो उनको लगे हमारी बच्ची सेफ है। वो भी बिल्कुल इस पे रोड पे बनाई, अगर कभी जाना पड़े कोई जरूरत पड़े तो लड़के वहां से निकल सके। वो बनाने के बाद बहुत मुश्किल, आप सोच नहीं सकती दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो लॉ कॉलेज लाना है। इसीलिए चंदपुर से लेके यवतमाल तक आपको एक भी लॉ कॉलेज नहीं मिलेगा, जबकि 7 बड़े बड़े कॉलेज हैं, रिनाउंड कॉलेज हैं, असर वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन है। मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत ही मामूली एक कंकर हूँ, एक रेजा हूँ मिट्टी का। उसके पास ये कॉलेज कैसे आया होगा सोचिए। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतने चक्कर दिल्ली के लगाए, इतने चक्कर लगाए दिल्ली के, बॉम्बे के, क्योंकि ये कॉलेज ऐसा है पहले यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना चाहिए, फिर उसके बाद हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्ट्री से होना चाहिए, गवर्नमेंट से, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ न्यू दिल्ली से। ये 3 बड़े बड़े खुदा हैं जो आपके राजी रहेंगे तो आपकी पूजा मंजूर होगी, नहीं तो नहीं। तीनों के पीछे भागते रहो, फिर उनकी टीमें आती हैं। अरे बाप, मालूम होता है कि कोई राजा भी नहीं आएगा, कोई चीफ मिनिस्टर की भी शान नहीं, क्योंकि उनके हाथ में सब है। अगर उन्होंने एफिलिएशन दे दिया तो कॉलेज चलेगा। और कॉलेज जाहिर है कि एक छोटे से गांव में है, कई चीजें उसमें कम है जो हम पूरी नहीं कर सकते, फिर भी लड़कियों को पढ़ाते रहे। 4 ही लड़कियां पढ़े, 5 ही लड़कियां पढ़े, आज वो खड़ी होकर समाज में अपनी रोटी इज्जत से खा रही है। फिर एक लड़की वकील बनने के बाद अपने बैंक की भी ऑफिसर बन सकती है। और लॉ अब इतना जरूरी हो गया है और इतनी ज्यादा नौकरियां निकल रही हैं, कई ब्रांचेस में वो जा सकते हैं इज्जत से। और वो कुछ ना भी करें तो अपने शहर में ही रहते हुए अपने किसी सीनियर वकील के अंडर में प्रैक्टिस कर सकती हैं। जैसे ज्यादातर लड़कियां, वो वकील उनको इतने पैसे जरूर दे देता है कि वो जाकर अपना पेट भर सके, अपने फैमिली का पेट भर रही है, और क्या चाहिए अपने को इज्जत से। हम लॉ कॉलेज में 2 डिग्रियां देते हैं, ये कोर्स 5 साल का है। जब 3 साल बच्ची पढ़ लेती तो BA इन लॉ। बहुत सी बच्चियां सोच छोड़ देती हैं क्योंकि किसी वकील के अंडर में रहने के काबिल हो जाती है, उन्हें थोड़ा लॉ आ जाता है, कब तारीख है, तारीख में क्या फैसला लिखना है, बड़े वकील साहब कहते जरा लिख दो तुम, और चले जाते हैं, वो पूरा लिख के रखती है, तो उसको 15-20 हजार तो आराम से मिल जाते हैं। एक अच्छी जिंदगी दाल चावल खा के रहने के लिए छत के नीचे 15 हजार बहुत काफी है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती कि मेरी पढ़ाई हुई लड़कियां अपने पैरों पे खड़ी हैं। फिर उनमें कुछ लड़कियां जो बहुत ज्यादा अक्लमंद रहती हैं पर जिनके पास पैसा नहीं, उनको मैं एक पास बनाती हूँ चंदपुर का, और LLM के लिए चंदपुर के कॉलेज में दाखिला करा देती हूँ। उसमें उनको रोज जाना तो नहीं पड़ता क्योंकि वो इंटरनेट से पढ़ लेती हैं। और पास होने के बाद उनमें की 3 लड़कियों को मैंने लेक्चरर बना लिया। तो मुझे बहुत कम तनख्वाह देना पड़ती है क्योंकि जो गवर्नमेंट की तनख्वाह रहती है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज्यादा रहती है। ये बेचारी कम में एहसानमंद भी रहती है कि जिन्होंने पढ़ाया, आज ये कॉलेज हमारा कॉलेज है, इसको हमें आगे चलाना है, इस वजह से वो कॉलेज चल रहे हैं कम पैसों में अच्छी तरह। और इसके लिए जो भी पैसा लगता है, मेरे भाई, मेरी भांजी, भतीजी, मेरी और जितने भी रिश्तेदार हैं सब इधर उधर है, मुझ पर विश्वास है उनका। उन्होंने जमीनें मुझे दे दी, खेती करो। वो खेती का जो भी पैसा आता है मैं कॉलेज में खर्च करती हूँ कि मुझे तो 2 रोटी खाना है, बाकी का क्या करना है, बाकी का पैसा मिल जाता है, इसलिए वो चलता है। और फिर फैमिली में भी कोई डोनेशन देना चाहे या बाहर कोई देना चाहे तो वो हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है यवतमाल में, चैरिटी का रजिस्टर्ड है, उसमें वो दे सकता है ताकि बच्चियां और आगे बढ़ सके, एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, हम ज्यादा एडमिशन ले सके। हमारे पास पैसा कम है तो एडमिशन भी कम लेते हैं क्योंकि फीस कैसे भरेंगे उनकी, और एक बार नहीं भरना, हमको 5 साल तक भरना है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, मेरा जिंदगी में सब में अच्छा काम मैंने आशियाना का किया है। ये एक शादी घर है जो 28,000 स्क्वायर फीट जमीन पे है, एक बहुत बड़ा हॉल है जो शायद कई 100 साल पहले बेकरी किसी चीज में काम आता था। और पीछे कुछ रूम थे, वो लेकर मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके अपने नौकरों की मदद से हॉल को अच्छा किया। फिर एक टाइल्स वाले के पास जाके बहुत लड़ी, तो उनको टाइल्स, दोस्तों का ऐसे थोड़ी मिलते हैं, टाइल्स महंगे होते हैं,
तो क्या तुम सब अपने साथ लेके जाओगे? टूटे टाटे तो होंगे, नंबर 2 के तो होंगे, वही हमको दे दो। नहीं देता कहते। तीसरे दिन देखा तो ट्रक आके खड़ा हुआ था उसको। मैंने पूरी बिल्डिंग में हर जगह टाइल लगवाए ताकि सफाई रहे उसमें। अब उस शादी घर का मैं आराम से 70,000 रुपया ले सकती हूँ, मगर हमारे पास 7,000 रुपया आता है कटने के बाद। क्योंकि जब शादी होती है तो ज्यादा गरीब लोग जब शादियां नहीं कर पाते, वो दौरी देंगे, जहेज देंगे, या लड़के वालों को खुश रखेंगे खाना खिला के, या अपने जो मेहमान आए हैं जो कभी नहीं आते लड़की की शादी, उनको खिलाएंगे। तो लड़की का बाप और माँ बाप उस वक्त बड़ी परेशानी में रहते हैं। छोटी छोटी झोपड़ों में घर हैं उनके, वहां शादी कर नहीं सकते। उस वक्त ये आशियाना काम आता है। तकरीबन 200 शादियां होती हैं। सुबह अंदर आए, दिन भर में खाना पकाया, शाम में शादी की, लड़की को रवाना, तुम जाओ बर्तन धो के जल्दी जल्दी गिने दूसरे को दे। उसने रात भर पकाया, सुबह शादी की, शाम। ऐसा हाल रहता है पागलों की तरह। और उसमें चुरा के भी ले जाते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। फिर उनसे 10 रुपये का गिलास, 20 रुपये की कटोरी, ऐसे करके उनसे पैसे लेते हैं। तो जो गिनने वाला है उसकी तनख्वाह जाती है, और जो लेटरिन है उसको 3 बार साफ करवाते हैं ताकि कोई अनहाइजीनिक चीज ना रहे। और झाड़ू देने वाला आता है, और बर्तन धोने के लिए 4 औरतें रखी हैं, जो मेरे ख्याल में तेलंगाना औरतें हैं। वो फटाफट बर्तन धोती है। एक जगह का खाना 3,000 आदमियों के बर्तन वहां अपनी तरफ से देते हैं, उसका कोई किराया नहीं, किराया नहीं शामिल है। बिजली भी हमारी तरफ से जाती है, और पानी भी हम देते हैं, जो बड़ी टंकी है। मगर उसमें क्या गलती की कि शावर लगाए, क्योंकि ऐसा अंदाजा था कि शादियां गर्मी में ज्यादा होती हैं। अब उन्होंने तो शावर देखी नहीं, अंदर जाके जो ऑन करके खड़े होते पूरा पानी एक ही आदमी, फिर बाहर निकालना पड़ता, निकलो निकलो निकलो। फिर म्यूनिसिपैलिटी से पैसे देके 2 टैंक मंगवाते हैं ऐसे। तो उनको बहुत सहूलत है, पूरे बिस्तर है वहाँ, पूरे बर्तन है वहाँ, 300 आदमी के खाने की प्लेटें, पकाने की क्या क्या चीजें जो बनाते हैं शादी में, चाहे तो बूंदी बनाए, चाहे तो जलेबी बनाए, चाहे तो दाल चावल बनाए, सब अपनी तरफ से ट्रस्ट देता है। तो वो बहुत बड़ा काम। और उसी में एक कमरा ऐसा बनाया है, अगर जैसे कोई ऐसा आदमी है कि जिसको जो WCL में काम करता है और उसका ऑफिसर कहता है भाई तेरी शादी हो रही मैं आऊंगा, तो वो पब्लिक में तो नहीं बिठा सकता। तो एक टीन के कमरे को अंदर प्लास्टिक वगैरह लगा के बहुत अच्छा शो करके एक पलंग बिछाया, एक टेबल लगाई, एक ड्रेसिंग टेबल, उसका 3,000 रखा है किराया। बहुत शानदार कमरा बना है। और जो लेटरिन है उसका अमेरिकन बनाया, वेस्टर्न, वो ताकि अफसर वहां के अपनी फैमिली के साथ रुके। इधर सबकी शादियां हो, बुलाओ तो वहां खाना खिला दे जैसा उनको ठीक लगे। वो कभी नहीं जाता, एक आध बार कभी गया होगा। बाकी गरीबों की शादियां होती रहती हैं। 2 काम हुए। और तीसरा एक छोटे बच्चों का है। मैं चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं, बहुत सी आदतें बचपन में ही पड़ जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हम जब पानी पीते हैं ढक्कन कभी बंद नहीं करते, भले शीशी खाली भी हो गई। जब वो अपना सामान लाते हैं तो जूते इधर डाल देते हैं, उतार के घर में फेंक देते हैं। माँ उठा के जूते रखती है, कपड़े उतार के फेंक देते हैं, बस्ता डाल देते हैं। तो अभी से उनको सिखाते हैं अपना बस्ता जगह पे रखो, अपनी जगह पे बैठो, बाजू वाले की जगह मत घेरो, उससे अच्छी तरह बात करो। अपने जब खाना खाओ तो अपने डब्बे में अपने बंद करके अपने बस्ते में रखो, ताकि उनको शुरू से एक आदत हो। बहुत छोटी छोटी आदतें हैं ये, मगर जब वो शादी होके बड़े होके जाएंगे तो उनकी बीवी को करना पड़ेगा ना। औरत को तो तकलीफ होगी उनकी, तो वो तकलीफ ना हो उसके लिए आज से हम लोग कोशिश करते हैं इनको अच्छी आदतें पड़े। ये 3 चीजें हो गई। फिर अक्सर क्या होता है कि जो औरत विडो हो जाती है, जैसे मजदूर की बीवी वो कमा के लाता था, एकदम शौहर के मरने के बाद अंधेरा हो जाता है, कुछ भी उनकी जिंदगी में नहीं रहता। किसी भी तरह गुजर कर रहे थे, नजूल की जमीन घेर ली, खड़बड़ा वगैरह इधर जमीन घेर ली, कुछ झाड़ियां डाल दी, थोड़ा चारों तरफ से घेर लिया। जब बारिश होती रहती तो जो यतीम बच्चा है सब बैठा रहता है, वो सोचता है पानी कब बंद होगा तो मैं बाहर निकलूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे आदमी जाते 4 तख्ते टीन के लेके लकड़ी लगा देते, ठोंक देते ताकि उससे बच जाए। कुछ कुछ पूरे घर बना के दिए ऐसे, मेरे ख्याल में 8-10 घर दिए होंगे बनकर ना, 10 एक घर बनाए होंगे अभी तक। ज्यादा पैसा तो रहता नहीं, अगर होता तो और बनाते। 10 एक घर तो बने हैं कम से कम, याद भी नहीं कितने। हाँ 10 एक घर तो होंगे। और जो बच्चा पढ़ता है, जैसे पता नहीं उदगीर या कोई जगह है, महाराष्ट्र को तो पूरा पहचानती नहीं थी, MP में वहां से एक बाप का खत आया कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी तरह पढ़ रही है और वो मेडिकल में जा रही, पर हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने उनका 5 साल का इंतजाम किया और हॉस्टल के पूरे चार्जेस जो नहीं दे पा रहे थे मैंने दिए। फिर वो लड़की MBBS हो गई और बहुत अच्छे नंबरों से हुई। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका एज ए लेडी डॉक्टर तकर्रुर हुआ। वहां कोई एक डॉक्टर था, उसने उससे शादी भी कर ली, तो शादी का कार्ड आया। दूसरी बात है कि हम ये मालूम नहीं करते कि हमारा बच्चा
क्या कर रहा क्या है। कर रहा है। हमारा काम एक परिंदे को बरोबर, पर देना है बरोबर, और आकाश बताना, उड़ तू कितना उड़ता है, उसकी उड़ा तू अपनी मंजिल तलाश कर, तू जितना उड़ सकता है तो अपनी मंजिल को तलाश करके जा। तो हमें ये नहीं मालूम कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ, एकदम अचानक मिल जाते तो मालूम होता कि हमारा बच्चा है यहाँ आ गया, अरे कैसे पहुंच गया। उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है कि जो एक छोटा सा काम हम बगैर देखे वाले करते चले जाए। और मेरे पास जात पात का सवाल नहीं है। मुसलमान कौम जाहिल है, पीछे है थोड़ी तालीम में, तो मैं चाहती हूँ तालीम हासिल करें। और मर्द तो पढ़ ले रहे हैं, उनकी औरतें पढ़ें, मगर औरतें औरतों ही की तरह रहें, उनमें जो उनकी अच्छाई है वो खत्म नहीं करें। एजुकेशन हमको अच्छा इंसान बना। अपने स्टूडेंट से मैं कहती 3 चीजें पूछो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमको क्या करना है, तुमको कहाँ जाना है। तुमने अगर 3 सवाल ये किए तो पूरे तुमको नक्शा साफ मालूम हो जाए। थोड़े से टाइम के लिए तुम आए हो दुनिया में, इतना जीता है एक आदमी, तुमको क्या करना है, लोगों की मदद करना है, इसके सिवा तुमको कुछ भी नहीं करना। तुम कितना भी कमा लोगे तो ये चीज तो यही रह जाएगी। हाँ। तुम्हारे साथ कोई चीज नहीं कुछ भी नहीं जाएगी। जाएगी। लोगों की दुआ, जो आज तुमने इनको रोते को हंसा दिया, वही तुम्हारी वही। समय बड़ी दौलत। बरोबर, तो ये सोच के जिंदगी चली चली जा रही, पता भी नहीं चल रहा कब सुबह होती है कब शाम होती है। और सोचती हूँ अभी तक तो मैं सीधे रास्ते पे हूँ, जो कुछ कर सकती हूँ कर रही हूँ, अच्छी तरह कर रही हूँ। खेती भी ठीक है, सब कुछ है। जिस साल फसल नहीं होती है फल हो जाते हैं, तो मेरा जो ग्राफ है गिरता नहीं, बरोबर। गिरते पड़ते अपना काम चला रही हूँ इसी तरह। म्हणजे तुम्ही अन्न वस्त्र निवारा या 3 गोष्टीचा जी सामाजिक साठी उपयोग करून घेतला। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज मेरा जीवन ही समाज के लिए। वरना मेरे बच्चे तो अमेरिका में है, हाँ, बड़ी बड़ी जगह। शायद इस वक्त दुनिया का 2nd नंबर का जो कैंसर का डॉक्टर है, आदमियों के कैंसर का, मेरा दामाद है। वो अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मेडिकल के प्रिंसिपल थे, वो ये थे प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे। अब वो अपना प्राइवेट खुद कर रहे हैं। दूसरे दामाद जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे हैं, जो लखनऊ में थे, जिन्होंने चरण सिंह को ओथ दिलाई थी प्रधानमंत्री बनने की। इस गांव में रहने वाली बच्ची। तो मैं वही कहती हूँ कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दे दिया। अब मैं जितना भी करूं, और ये कहती हूँ मैं अपने आप से कि अगर पूरा समुद्र स्याही बन जाए, इंक बन जाए, और जितने दुनिया के पेड़ हैं वो पेन बन जाए, तो भी हम भगवान का शुक्र अदा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। उसने हमें इतनी चीज, हम देख सकते हैं, आंखों की कोई कीमत है, देखने की कोई कीमत है। हम खाते हैं तो हमारा हजम होता है, अगर हजम नहीं हुआ, पेट फूल जाए तो आदमी को कितनी तकलीफ होती है। हमें प्यास लगती है, हमें नींद आती है, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक आदमी चलता फिरता भगवान का कितना बड़ा नमूना है, उसकी देन का। उसको शुक्र अदा करना चाहिए, सीधे रास्ते पे चलते हुए दूसरों की मदद करना चाहिए। और औरतें जो बदन से कमजोर होती हैं, उनकी जितनी भी हिफाजत करें, जितना भी प्यार दें। बेटी है तो कुछ दिन के लिए है, फिर चली जाएगी, क्या मालूम कैसा ससुराल मिलता है। उसको अच्छे संस्कार दें, अच्छी आदतें दें, और ये उम्मीद करें कि वो अपने घर में खुश रहेगी। उसको वैसा सिखाएं कि तो हमारे घर की इज्जत हो, अच्छी गुजर करो, खिदमत करो। क्योंकि कितनी भी आपने अगर किसी का ख्याल रखा तो सामने वाला पत्थर भी होगा तो वो ख्याल करने लगेगा, जगह बनती चली जाती। हमें अड़े रहेंगे, हमें लड़ते रहेंगे तो कौन हमारे साथ आएगा। हमको सबके साथ चलना है, ये सोचते हुए अपनी जिंदगी गुजारी और अपनी बच्चियों को भी नहीं सिखाई। अभी जो आज का जमाना है, इसमें आप लड़कियों के एजुकेशन में क्या बदल दिख रहे हैं? सब बदलाव तो आ रहा है, पर जो बदलाव है वो सही नहीं है। क्योंकि हम जो भी चीज हासिल कर रहे हैं उसका मकसद ये कि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरे। हम जो डिग्रियां दे रहे हैं, कागज की टुकड़े, वो बच्ची के क्या काम आ रहे हैं बताइए। हर लड़की को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, हर लड़की को किसी दुकान पे नौकरी नहीं मिल रही। तो वो ऐसी पढ़ाई जिससे वो कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से गलत है। हमें सब में पहले 7th क्लास में जब लड़की पहुंचती है 13-14 साल की, एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए जिससे हमें मालूम हो, टिक लगाती जाए हर सवाल पे, जिसके बाद में हमें ये नतीजा निकले कि ये लड़की में क्या चीज की सलाहियत है। क्या वो एक अच्छी नर्स बन सकती है, क्या वो एक अच्छी दुकानदार बन सकती है, क्या वो एक अच्छी सिक्योरिटी बन सकती है, क्या वो एक अच्छी फिल्म लाइन की तरफ जाने वाली एक्ट्रेस बन सकती है, क्या वो एक कपड़े सीने वाली बन सकती है। कितनी जिंदगी में चीजें हैं, हजारों चीजें, और निकलती चली जाएंगी हम आगे बढ़ेंगे तो। उससे हमको ये अंदाजा होना चाहिए, और फिर हमारी पढ़ाई उस लड़की की उसी तरह होना चाहिए जिसमें उसको आगे बढ़ना है। जैसे अमेरिका में, स्किलफुल एजुकेशन की अमेरिका में ऐसे ही होता है। वो देखते हैं क्या है, 7वीं में एक एग्जाम होता है जिससे पता चलता है कि लड़का बड़ा ही
उससे जब सवाल करते हैं तो लकड़ी के बारे में ज्यादा बताएगा, वो दूसरी चीज तो पता चलेगा कि लकड़ी का शौकीन है, लकड़ी को कैसे काटते हैं, हाँ। लकड़ी के क्या खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी हमारे जीवन में कहाँ, तो उससे फौरन अंदाजा लगाते हैं। उसको ऐसे स्कूल भेजते हैं जहाँ लकड़ी की कार्विंग सिखाई जाए, अच्छा। लकड़ी को रंग कैसे देना, लकड़ी के खिलौने कैसे बनाना, लकड़ी की कुर्सियां कैसी बनाएंगे, कैसी। आपको यकीन आएगा कि एक जगह तो मैंने देखा, किसी फिल्म स्टार का घर था, वो नदी में जो बाढ़ आती है हाँ। और जो करीब की झाड़ियां रहती हैं, उनकी मिट्टी ढीली होकर बह जाती है, वो झाड़ियां वो लोग निकालता था। अच्छा। वो झाड़ियां निकाल के उसको पेंट करता था और उसमें कुछ सीट ऐसे बताता था, कुछ काट कर, और वो सोफे पे एक एक 10-10 हजार डॉलर की गई है वो कुर्सी। अच्छा। क्या खर्चा हुआ उसका कुछ भी नहीं। आर्ट एक आर्ट के बहुत शौकीन है लोग, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी आप सस्ती बेचेंगे उतनी नहीं बेचेंगे, पर ऐसी चीजें डेवलप होंगी, एजुकेशन, नई नई चीजें डेवलप होंगी, और उस आदमी को जो ये कर रहा है पैसा मिलेगा, ताकि इज्जत की जिंदगी और नाम मिलेगा, फेम भी मिलेगा ना उसको, एक नई चीज कर रहा है। तो ऐसी चीजें हमें करना चाहिए, एजुकेशन को थोड़ा बदलना चाहिए। वही बीए करा दे रहे, वही हम सिखा दे रहे, ठीक है, हिस्ट्री बहुत जरूरी है हमारे लिए, अपने देश की हिस्ट्री हर एक को जानना चाहिए। और आपको यकीन नहीं आएगा, वहाँ मैट्रिक में ये सिखाया जाता है, मार्केटिंग का एक कोर्स है। अच्छा। आप जाते सामने में दुकान में मेरी चीजें मत लो, जेब में पैसा रहने दो, वहां तो कार्ड चलता है, पैसा होता ही नहीं। 4 दुकानें वही चीज की देखो, ये दुकान के क्या दाम है, वो दुकान के क्या दाम है, तो जो सब में अच्छी जगह की, सब में अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज है वो खरीदो, तो वहां का बच्चा पैसा बचाना जानने लगता। और हमारे देश में तो सभी लोग गरीब हैं ज्यादातर, तो हमें हमारी बड़ी आबादी, बड़े लोग को, अंबानी अडानी का मैं नहीं कह रही, पर ज्यादातर लोग तो गरीब हैं। हाँ। मजदूर तबके के हैं, रोज कमा के लाते। कई घर तो ऐसे हैं जो दिन में कमा के लाता है तो चूल्हा जलता है, जब बारिश होती है तो उस घर में, रिक्शा टांगे वालों के घर खाना नहीं रहता। हमने कई बार खाना पका के भेजा है लोगों को चुपचाप से, अरे क्यों भेज रहे, नहीं है थैली है तो प्लास्टिक में रख के भेजा, नहीं खा लो तुम लोग, हमारे घर पका था तुम भी खा लो। ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास खाना नहीं, हम इसलिए भेज दे ताकि उसको शर्मिंदगी ना हो। तो ऐसे मुल्क में हमारे पास हुनर बहुत होना चाहिए एजुकेशन के साथ। इतनी एजुकेशन तो आना चाहिए कि हम अपने देश की हिस्ट्री जाने, अपने वतन को कैसे चल रहा है ये जाने, पॉलिटिक्स के बारे में, कौन चला रहा है, हमारा एमएलए कौन है, इलेक्शन में हमको किसको लेना चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी, जिंदगी से जुड़ी हुई है। एक गलत आदमी को चुनने के बाद हम 5 साल तक रोते रहते हैं कि हमारे मोहल्ले में नल नहीं है, हमारे घर ये नहीं है, हमारे घर वो नहीं है, अस्पताल में जाए तो डॉक्टर नहीं है। अगर हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो खुद अपनी ड्यूटी समझ के करेंगे, उनको कहना नहीं पड़ेगा। तो ये सब अपने अवाम को सिखाना चाहिए। जागृति ऐसी नहीं आती कि हमने बड़ी बड़ी सड़कें बना दी और खुश हो रहे हैं, अरे बाप क्या रोड बन, क्या फायदा रोड पे चलने के लिए, हमारे पास साइकिलें नहीं है, मोटरसाइकिल तो रही दूर। एक खास तबका कर्जा ले लेके ले लेता है, बाकी के लोग, उनको तो पैदल ही चलना है या साइकिल है, उनका भी तो सोचना चाहिए ना। बड़े लोग वो हैं, ज्यादा आबादी उनकी है, उनके लिए सोचना चाहिए। जब तक एक गरीब आदमी को बराबर पेट भर खाना नहीं मिलेगा, उसके पास सर्दी और गर्मी के कपड़े और जूते नहीं रहेंगे, थोड़ी सी एजुकेशन नहीं रहेगी और सर पे एक छत नहीं रहेगी, हमारा देश आगे नहीं जाएगा। कितना भी कर लें कैसे होगा, वो तो बैठे हैं ना, और जब उनको नहीं मिलेगा तो छीनेंगे ना, गलत रास्ते पे जाएंगे ना, पेट की भूख कुछ भी करा सकती है। वो किसी शायर ने कहा ना, जिंदगी चांद सी रोटी के सिवा कुछ भी नहीं। जो चांद दिखता है ना, वो भूखे पेट वाले को रोटी दिखता है, क्योंकि उसके पेट में रोटी नहीं। वो चांद की खूबसूरती को क्या करेगा, किस काम का उसको चमकता हुआ चांद, उसको तो पेट में रोटी चाहिए जो चांद की तरह है। तो हमें सब सोचना चाहिए कि बराबरी हो, लोगों को सब चीजें मिले, उनकी जिंदगी में खुशी आए, जरूरत पूरी। शौक ना करें, शौक अलग चीज है, जरूरत अलग चीज है। सिर्फ जरूरत पूरी करना है, फिर बाकी अगर वो अपने को इस काबिल कर लेते तो शौक करें। और दूसरी चीजें जो औरतों पे जुल्म इतना हो रहा है शराब की वजह से, जो आदमी कमा के लाता है शाम में बोतल में खर्च करके आ जाता है, औरत वैसी भूखी की भूखी रहती, बल्कि उसको मार भी खाना पड़ती है क्योंकि वो होश में तो रहता ही नहीं। तो शराब में भी इतनी ज्यादा, भले ही हमारी सरकार को बहुत पैसा मिलता है शराब की वजह से, मगर ये सब चीजें कम होना चाहिए। सोसाइटी में एक बहुत ही ज्यादा, आप रात में निकलिए आपको सब सुनसान दिखेंगे, मगर जहाँ बियर बार है, जग 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 लाइटें जल रही हैं लोग, तो ये एक गरीब मुल्क के लिए, सेहत के लिए भी खराब, सब चीजों के लिए खराब है। वक्त से पहले वो आदमी मर जाता, वो औरत बेवा हो जाती। अभी 10 दिन पहले हमने आदमी शराब से मरा, उसकी औरत की दोबारा शादी की, अभी 3-4 शादी हम कर रहे हैं। औरत कहाँ जाएगी, उसका कौन पेट भरेगा, नहीं भरेगा तो पेशे पे आ जाएगी ना, कैसे भरेगी पेट।
और हम जो नाम रखते हैं लोगों पे, मजबूर होकर करते हैं। अगर हम उनकी मजबूरी खत्म कर दें तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, और एक अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छी सोसाइटी अच्छी सोसाइटी में। जब इंसान अच्छे होंगे तो सोसाइटी सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी में जुर्म नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, हर आदमी चैन से रह सकेगा, और अच्छी सोसाइटी बनेगी तो अच्छा देश बनेगा। बिल्कुल देश में ये सब चीजें जरूरी हैं। जो ग्रामीण इलाके की जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन के लिए क्या यानी करना चाहिए अभी जो जरूरी आज के हालात? जी वैसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, गांव गांव में स्कूल हो गए हैं और लड़कियां भी बाहर जा रही हैं, मगर शिक्षा का ये रूप मेरी नजर में, मैं तो बहुत छोटी इंसान हूं, नहीं होना चाहिए। जैसे अब देखिए बहुत लंबे लंबे शहर बस गए हैं, फासले पे लोगों को जाना पड़ता, हमारे हर आदमी को ड्राइविंग आना चाहिए। गांव में जो लड़के हैं, अगर हम वहां छोटे छोटे ड्राइविंग के सेंटर्स खोले, बहुत से लड़कों को ड्राइविंग आ जाएगी। तो किसी न किसी तरीके से कर्जा लेकर वो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, ये ले सकते हैं। तो लड़कों का तो ये मसला है कि उनको ड्राइविंग और खेती के नए तरीके से खाना चाहिए। हम जहरीली दवाइयां डाल डाल के जहर खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं, ये गलत है। ज्यादातर नेचुरल खेती करो, कम फसल हो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद होने लगेगी, वो जमीन खुद देती है। उसमें भी चेंज लाना चाहिए ताकि उनमें खुशहाली आए। हर चीज का ताल्लुक इंसान के पैसे से। भूखा पेट जो रहता है कोई अच्छी चीज नहीं सोच सकता हो, तो उनको उनकी जरूरत पूरी करने के लिए उनकी जरूरतें हमें ऐसे काम करना चाहिए, ऐसी एजुकेशन देना चाहिए। लड़कियां हैं उनके लिए सिलाई है, नर्सिंग की ट्रेनिंग है और छोटी छोटी कई चीजें। अगर नर्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं तो जो औरतें अस्पतालों में जाके बच्चे पैदा करती हैं गाँव में करने लगी, उनको वही गांव में उनको दाई मिल गई, नर्स मिल गई तो वो हो गया। कम से कम हर गांव में 1-2 नर्सें होना चाहिए। बहुत दूर दूर जाना, मैंने 9 साल अस्पताल चलाया, आपको बता नहीं सकती थी कितनी बेहतरीन तरीके से चला। मेरा जो डॉक्टर था वो इतना हरदिल अजीज था, 7-8 गांव से बूढ़े लोग लकड़ियां लेके आते थे। पहले यहाँ चलता था वो सुबह यानी 8 बजे से लेके 2 बजे तक बुरांडा में चलता था। उस पर डॉक्टर साहब आके खाना खा के आराम करते थे। 4 बजे आशियाना में बिठाती थी और अतराफ के जो गरीब हों, और उसमें दवा हम फ्री देते थे। हमारे ट्रस्ट के पेट पे वो कंपनी में खत लिखते थे और बताते थे कि हम मरीज से पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ हमें फ्री आती। इतनी बड़ी बड़ी, यहाँ धूल बहुत है, आमतौर पे शहरों में धूल नहीं होती और यहाँ धूल बहुत है, तो लंग्स की बहुत बीमारियां हैं यहाँ। जब रात को कभी मैं उठती हूँ, आवाज आती खांसने की, अलग मालूम होता कि टीबी का आदमी है, ये दमे का आदमी है। इतना दुख होता है, कैसे इसको अच्छा करूं, क्या करूं, पता नहीं किन घरों में है, वो कहाँ है। तो हम खांसी की बहुत दवाइयां मंगाते थे, जो ड्रम भेजते थे, खाली बैठ बैठ के उसको छोटी छोटी शीशियों में तरल करते थे, वो सब उनको देते थे, ऐसे करके। तो वो अस्पताल बहुत अच्छा चला, मगर डॉक्टर साहब को गवर्नमेंट का जॉब लग गया। मैं उनको पढ़ाती भी थी, तो उन्होंने गए नहीं। तो किसी से पूछा, भाई किसी ने आके पूछा डॉक्टर साहब है? मैंने कहा है, क्यों, कहाँ जा रही हो? कहले उनको सरकारी नौकरी मिल गई। तो मैं उनके पास गई, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिला है? कहले हाँ। तो कहने लगी, फिर आप गए क्यों नहीं? कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। पर ऐसा नहीं, तो मेरे बच्चे तो अमेरिका तक चले गए एक अच्छी जिंदगी के लिए, और दूसरे के बच्चे को तरक्की नहीं करने दूं, सामान बांधिए ले जाके उनको वहां छोड़ कर आई। चिमूर कोई जगह है, चिमूर वडोदरा के पास, वहां उनकी पोस्टिंग हुई, वहां चले गए। पता नहीं कैसे, यकीनन अच्छे होंगे, शादी भी कर दी थी मैंने, उनका एक बच्ची भी हो गई थी इस तरीके से। तो गांव में जो पढ़ाई है, गांव की जरूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। तो एक अच्छी लाइट होना चाहिए, हर थोड़ी देर में लाइट चली जाती है अंधेरे में। वहां सांप बहुत होते हैं, झाड़ियां रहती हैं, कोई झाड़ियां काटने वाला नहीं। लोगों में इतनी खुदर्दी, हमको क्या करना, सड़क पे दूसरा काटेगा। पूरी सड़क की झाड़ियां हर साल मैं कटवाती हूँ, एक आदमी को लगा, काटने की मशीन खरीदी 18,000, उससे कटवाते चले जाते, ताकि रात में कोई औरत गोद में पेट में बच्चा लेके उतरे बस से, तो वो अपने घर तक पहुंच सके। फिर मैंने सोचा कि क्या फायदा, बहुत हिसाब लगाया, तो मेरे पास थोड़ा सा पैसा बच रहा था। मैं PWD के इंजीनियर के पास गई, मैंने कहा कि मुझे खंबे लगा के, 13 खंबे लगते हैं यहाँ से लेके मंदिर तक, मोटर स्टैंड से खंबे, तो ये मैं खरीद रही हूँ। और अगर मैंने लगाया, बारिश हुई और झुक गए, करंट किसी को लग गया वायर का, तो उल्टी बात हो जाएगी। तो सब बातें सुनते रहे कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं लगा देता हूँ। खंबे कहाँ है? तो वहां पड़े, मैं उठा के लाऊंगा, लाने का किराया दे दीजिए, सीमेंट दे दीजिए और वो गिट्टी दे दीजिए, गड्ढे खुदवा दीजिए। वो खुद खड़े हुए गड्ढे खुदवाए, पोल लगवाए, हमारे सब आदमी ने खड़ा किया, वायर उन्होंने लगाया, उसका पैसा लिया। फिर जो मैनेजर है वहां गए, नागपुर गए, वहां से लाइट लेकर आए, ऐसे वो हमने यहाँ से लेके मंदिर तक अपनी खुद की बिजली लगाई। तो अगर हम नहीं लगाते तो लोग अंधेरे में जाते हैं, औरतों के तो पेट में बच्चा भी रहता है,
काम से अगर आखिरी बस से आई तो 11 बजे रात को आती। बिल्कुल 8 बजे के बाद गांव बिल्कुल सुनसान था, कोई भी निकले तो सिवाय कुत्ते के भौंकने की कोई आवाज नहीं थी। ऐसे माहौल में गांव को ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इंडिया में तो शहर कम है, गांव ही है। जब गांव तरक्की करेंगे तो शहर खुद ब खुद। और बहुत आर्टिस्ट रहते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा जो लड़कियां अपनी मिट्टी के घर पे जो तस्वीरें बनाती हैं, ये वो तस्वीरें हैं, समझिए जो बिगिनिंग हुई थी दुनिया की उस वक्त जो बनाई जाती थी वैसी बनाती हैं। अगर हम उनको आर्ट की क्लासेस खुल के सिखाएं, पेंटिंग सिखाएं, तो जो इसमें दिवाली के कार्ड बनते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी उनके कार्ड ले। अगर मेरे पास पैसा होता है मैं ये काम शुरू करती। इतनी आर्ट है लड़कियों में। हमें आर्ट के कॉलेज खोलना चाहिए, पेंटिंग के, दस्तकारी से चीजें बनाने के। रुई के जो खाली ये रहते हैं ना डोले, ये मैंने अमेरिका में देखे, किसी ने यहाँ से सप्लाई किए, खाली उनके गुलदान में लगे हुए थे और उन्होंने बताया कितने $, जो यहाँ खेतों में हम फेंक देते, जला देते। और वो चीजें, वो सोच होना चाहिए इंसान, जो क्या करे तो इससे लोग कमा सकते हैं। वो सोच के लिए वो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन चाहिए, फिर एक ऐसा आदमी चाहिए जिसके पास इतना पैसा हो जो पूरा वक्त देके उनको सिखाए। हमारे पास एक लड़की है, देखी ना, उसने फूल बनाए, देखिए गुलाबी फूल जो दिख रहे हैं वो लड़की ने बनाए हैं कॉलेज की। जब ये बना सकती है तो इसके छोटे छोटे गले के नेकलेस बना सकती है, कानों के टॉप्स बना सकती है, जो बहुत फैशनेबल औरतें अपने मैचिंग पहनती। पिंक जोड़ा पहना, पिंक दो टॉप्स डाल लिए उन्होंने, बिक जाएंगे उससे कुछ नहीं तो भी। कागज के भी हैं तो कुछ ना भी बिके तो 10-20 रुपये में तो बिकेंगे। उसको बनाने में क्या लगेगा, चंद मिनटों में बना लिया। तो ऐसी चीजें सिखाएंगे तो उनके पास पैसा आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ उनको कोई हुनर सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी। इतनी बड़ी आबादी बेहुनर की रहती है, कुछ भी नहीं कर पाते। लड़कियों की तालीम में थोड़ा सा फर्क लाना चाहिए। फिर हमारा इंडिया में आपको यकीन नहीं आएगा, गुजरात, पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, हर स्टेट की भाषा अलग है, हर स्टेट का ड्रेस अलग है, हर स्टेट का खाना पीना भी अलग है। जो पंजाबी खाता है वो महाराष्ट्रीयन नहीं खाता, जो महाराष्ट्रीयन खाता है बिहारी नहीं खाता। हम कितनी डिशेस तैयार कर सकते हैं, कितनी होटलें खोल सकते हैं। हर सड़क के किनारे एक ढाबा और लड़कियां मिलकर खोल सकती हैं, चला सकती हैं। हर स्टेट का खाना दे सकते हैं। ये सब थोड़ी थोड़ी पैकिंग सिखाइए, आप उनको पैकिंग सिखाइए। महाराष्ट्र के जो तिल्ली के लड्डू हैं जापान में बिकेंगे, अमेरिका में बिकेंगे, एक्सपोर्ट। कोई ऐसा आदमी आए जो इन चीजों पे ध्यान दे। इतनी मैन पावर बेकार जाती है। कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो गए, कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए, कोई नाम भी लेने वाला नहीं, कोई भी करे। एक हल्दीराम होता तो सारी दुनिया जानता है नहीं, हल्दीराम के पानी के जहाज से जाते हैं। आप अमेरिका में कहीं पे भी चले जाइए हल्दीराम मिलेगा, इंग्लैंड में कहीं चले जाइए हल्दीराम मिलेगा। एक आदमी था, पैसा लगाया, उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे कई हल्दीराम बन सकते हैं ना, कि कई चीजें हैं अपने पास उनको, लेकिन सजेशन एक उनको रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए। और लड़कियों खाना पकाना तो चलते फिरते पका, बिरयानी बनाना, पुलाव बनाना, कोफ्ते बनाना, कबाब बनाना, तरह तरह की चीजें पैक कीजिए और भेजते जाइए। और ऐसा आदमी जितना पैसा लगाए और जो आता इतना महंगा के बारे में जानकारी वो सिखाए, अपने सामने तैयार करे, पैकिंग करवाए, रवाना। बहुत आसानी से हो सकती चीज, यानी ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक आदमी आइडिया, कोई ऐसा आदमी हो जो पैसा लगाए, उनके पास पैसा नहीं है। जैसे मैंने ट्रेनिंग दी है फैक्ट्री की, 18 दिन तक रोज मैं यहाँ से जाती थी नागपुर चुपचाप, और सेमिनरी हिल पे फैक्ट्री कैसे चलाना, सब्जियां हम कैसे बेचेंगे। ये आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने भिंडी उगाई, इतनी महंगी है भिंडी। और भिंडी में क्या, आज आपने तोड़ा, 3 दिन के बाद फिर तैयार हो जाती थी। और भिंडी तोड़ने के पैसे नहीं देना पड़ते थे, औरत को इतनी भिंडी दे दी, आपने खत्म। जो पहले जमाने में था जैसे बार्टर सिस्टम, ऐसी तो उसमें पैसे की बचत हो जाती। उसने भिंडी पका के खा ली, अपनी इतनी भिंडी कम हो गई, अपन इधर ले दिया। मगर कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला, वहां पे भी एजेंट मिल गया। आप यहाँ से हवाई जहाज में ले जाके रख दीजिए, रात को निकलता हवाई जहाज, 3-4 घंटे बाद वो पहुंचा देता, वहां वो आदमी उतार देता। सुबह आपकी यहाँ की आज की भिंडी कल वहां बिकती है। कितना बड़ा फर्क होता है। ऐसे लोग होना चाहिए। या वो नहीं कर सकती तो सरकार को करना चाहिए। थोड़ी पैमाने पे करके देखिए कितना बड़ा फायदा होता है, खुद का भी फायदा होता है, लोगों का भी फायदा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें तालीम के साथ साथ ये चीजें जरूर करना चाहिए। गांव में बहुत चीजें होती हैं, ऐसी चीजें जो हम अभी सोच भी नहीं सकते। ये तो मेरी मामूली जैसी औरत के ख्याल हैं,
जो एक्सपर्ट आएंगे जब वो देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। शहद निकलता है वहां से, बिल्कुल प्योर रहता है। जंगल में इतने फूल खिलते हैं, अपने आप शहरों तक वक्त पर निकाल लिया जाएगा। कितनी बोतलें बनेगी, कितना हम बेचें, उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, डॉलर भी आएगा हमारे पास, और हमारा देश मजबूत होगा। आज जागतिक महिला दिन है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, एक महिला हूं मैं, जो चीज अपने लिए अच्छी सोचती हूँ वही उनके लिए सोचूं, क्योंकि मैं भी एक बहुत मामूली औरत थी, पर आज लोग मुझे पूछते हैं, पहचानते हैं। ये इंटरव्यू उसके एक सबूत है कि एक मामूली औरत को आज कहाँ पहुंचाया जा रहा है। तो हमें कुछ करना चाहिए। हम जो सिर्फ खाना पका के घरों में बैठ जाते हैं, सास की बुराई कर रहे हैं, ननद की बुराई, पड़ोस, ये सब चीजें जिंदगी में जरूरी नहीं। हमें कुछ सॉलिड वर्क करना चाहिए जो दूसरों के काम आए, जो हमारे काम आए और इस समाज को बनाने में मदद करे। आपके घर के करीब में कोई बीमार है, क्या आप उसको देखने गए हैं? कभी आपने पूछा है? या वो खाना नहीं खा सकता तो क्या आपने थोड़ी सी सोजी उसको उबाल के दे दी है? क्या आपने उससे पूछा है कि तुम कैसे हो, क्या हो, तुम्हें क्या, तुम्हारी क्या जरूरत मैं पूरी कर सकती हूँ? या उसके घर के लोग उसके पास नहीं बैठते हैं, 5 मिनट को बैठ के आपने उसकी तबीयत ही पूछ ली, उसको कितना आनंद आएगा। तो हम इससे छोटी छोटी चीजों से अपनी समाज की जो बुराइयां हैं, अकेलापन है, ये दूर कर सकते हैं। ये इसके लिए किसी औरत को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि औरत एक माँ है, बहन है और बेटी है, उसका बहुत बड़ा दर्जा है। उस दर्जे के काबिल अपने को बनाइए। आजकल औरतें बिल्कुल गैर जरूरी तौर पे खर्चा कर दे रही हैं, महंगे महंगे कपड़े चाहिए उनको, महंगा महंगा सामान। क्यों? अगर वही बचत करें तो अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर सकती, अपने ससुर की बीमारी पे खर्च कर सकती हूँ, कि वो भी तो आपकी बाप की जगह है। ऐसे कई चीजें हम कर सकते हैं। तो हमें बचत करते हुए, एक अच्छी जिंदगी गुजारते हुए, गुनाहों से, लोगों की बुराई करने से दूर रहते हुए अपने में क्वालिटीज पैदा करना चाहिए। कहीं पे भी कोई चीज हो रही है जो आप सीख सकती हैं, सीखिए। फूल बनाना सीखिए, कढ़ाई सीखिए, कपड़े सीना सीखिए, अच्छी तरह बातें कीजिए, मिलिए जुलिए, अपने साथ वालों के साथ वक्त दीजिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। जुड़ना बहुत जरूरी है। हम जो अलग अलग हो जा रहे हैं अपनी तरक्की में, सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपना सोच रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं, ये गलत है। हमें सबके लिए सोचना है, क्योंकि हमारा देश जो है उसने हमेशा सबके लिए किया है। कभी भी कोई मौका आता तो भारत अकेला नहीं रहता है, अपने साथ सारे लोगों को लेके चलता है। वही हमारे लोगों में भी आदत होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें। और औरत का तो बहुत बड़ा रोल है, उसको सीखते ही रहना चाहिए। अच्छी माँ बनना चाहिए, अच्छी बीवी बनना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी। जो जो अच्छाई हम अपने में ला सकते हैं वो लाना चाहिए। एक पारस बन जाना चाहिए कि कोई भी धाता है उसके पास तो सोना बन जाए। बस यही मेरा बयान। अभी जो आपकी ट्रस्ट है जी, 10 साल बाद आप इस ट्रस्ट को कहाँ देख रहे हैं, यानी कहाँ तक ये प्रगति होगी इसकी? मैंने आपको बताया था, मनुष्य मेरे पास थी, मैं उसके लिए कोर्ट लेके गई दिखाने के लिए। कई लड़कियां आके मुझसे लिपट गई, 5-6 लड़कियां। तुम कौन? कहनी आपके कॉलेज से पढ़ी हुई मैं। उसके बाद मैंने गौर से देखा, वनी के कॉलेज में मुझे सब बूढ़े वकील नजर आए। पहला सवाल मेरे दिल में ये आया, ये लड़कियों की शादियां किससे होंगी? मैंने तो इनको पढ़ा दिया, पैर पे खड़ा कर दिया, पर हिंदुओं में आमतौर पर जात के अंदर शादियां होती, तो कहाँ जाएंगी ये? और जो इनकी जात के लड़के हैं वो तो ठेले वाले, पान वाले, रिक्शा वाले, छोटे इसके हैं, मजदूर हैं। मैं अपनी बच्चियों को एक ऊंचा ख्वाब दिखा के नीचे ला रही हूँ। मुझे सब में पहले लड़कों का भी एक कॉलेज खोलना चाहिए जो वकील बने और इनसे इनकी शादियां हो सके। जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है, ऐसे वकील की शादी भी अगर वकील से हो, चलते फिरते खाना निकालते हुए सेक्शन 80 में ये होता, फलाने में ये होता, ऐसे बातें करते करते दोनों बेहतरीन वकील बनते जाएंगे। तो सब में पहले तो मुझे लड़कों का एक मेल फीमेल दोनों मिला के कॉलेज खोलना है, जो सिर्फ 3 साल का रहेगा, जिसकी एप्लीकेशन मैं डाल चुकी हूँ। वो 28 में मिलेगा मुझे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला कि जो मेरी बच्चियों की शादियां नहीं होंगी, ये होगा। और वो कॉलेज, क्योंकि 50 बच्चे चंदपुर से वापस किए जाते हैं 3 साल वाले, और 50 बच्चे वापस किए जाते हैं यवतमाल से। वो सब बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे कॉलेज में आएंगे। और मेरे अपने बच्चे भी जो मेरे कॉलेज से बीए करेंगे। तो वो कॉलेज तो धड़ल्ले से, अभी मैं बहुत खराब हालत में चला रही हूँ, आगे आने वाला वक्त इसको बहुत ऊपर ले जाएगा, क्योंकि लॉ हमारी पहली जरूरत है। आप देखिए हमारे पास जितने भी बड़े बड़े लोग आए, चाहे गांधी जी को पूछिए, चाहे जितने भी, सब लॉ ग्रेजुएट थे। जब तक हम कानून नहीं जानेंगे हम कोई दर्जा हासिल नहीं कर सकते। अलावा इसके मुझे 2 चीजों की ख्वाहिश थी, ऐसा मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। एक तो औरतों का वीमेन लॉ कॉलेज और दूसरा एक मेडिकल कॉलेज। हमारे इतने इलाके में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेरा एक मेडिकल कॉलेज खोलने का बिल्कुल इरादा है। हालांकि आज मैं सोचती हूँ कि एक नामुमकिन चीज है, मगर हम में हिम्मत है
जैसे मैंने लॉ कॉलेज लिया है, इसके लिए मुझे कितनी सख्त तकलीफ उठाना पड़ी और ये आज खुल गया, तो मेरी हिम्मत ये कहती कि मैं ये कॉलेज भी खोल के रहूंगी। वो रोड के ऊपर है, बहुत आसानी से खुलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। और जैसे 1.5-2 करोड़ रुपया लोगों को देना पड़ रहा है डोनेशन, हमारे यहाँ डोनेशन किसी चीज में नहीं रहेगा। हम अपने आप जिएंगे, अपने आप कहेंगे। और वो गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं पर पढ़ नहीं सकते, जैसे लॉ कॉलेज में हो रहा है, इंटेलिजेंट गरीब बच्चों को लेके मैं पढ़ा रही हूँ, उसी में भी इंटेलिजेंट बच्चों को लूंगी और उनको डॉक्टर बना के दिखाऊंगी। ये मेरा सपना है। 10 साल के बाद तो हम बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे और हमारी देखेंगे जब लोग कि इतनी अच्छी तरीके से शुरू की। आप देखिए ना, साठे साहब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी थे, वो ये कॉलेज देखने आए। अभी 15 दिन नहीं गए तो गवाई साहब आके गए। हमेशा लोग आ रहे हैं। उस कॉलेज में कोई ऐसी चीज है ना जिसको देखते होंगे लोग, एक अनहोनी चीज है बिल्कुल। लोग ऐसा कहीं खुल सकता है, ये देख के हैरान। इसी तरीके से मेरा मेडिकल कॉलेज भी रहेगा, ऐसी मेरी आशा है और जरूर पूरी होगी। मैं नहीं भी रहूंगी तो जो आने वाले लोग हैं उसको खोलेंगे, क्योंकि जगह तो है, जगह है, सब जगह है। और आप सोच उनके अंदर जगह के जा रही है। एप्लीकेशन दे के जाएंगे, चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा मगर होगा। यही बस मेरा कहना है और आशा करती हूँ आप सब भी दुआ कीजिए। आप सबकी दुआ की जरूरत है कि ये मेरे सपने जो है पूरे हों और हमारा वनी बहुत तरक्की करे, हमारा देश बहुत तरक्की करे। हमारी टीम की तरफ से आपको ये दुआ ही रहेगी। बहुत ही शुक्रिया आपका, आपने मुझे लाइक मिला है। आपने हमारे वायरल वानी को एक मुलाकात दी और आपकी सोशल वर्क के बारे में बताया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपकी मेहरबानी कि आप आए। बल्कि नहीं, आपका यानी कार्य ही इतना बड़ा है कि हमको आना ही पडेगा। हमको क्या, सबको आना पडेगा। और आपल्या व्हायरल वाणीमध्ये आपण इथेच थांबत आहोत आणि आज आपण डॉक्टर राणा नूर सिद्दीकी मॅडम कडून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि गरिबांना त्यांनी आर्थिक पद्धतीने जी मदत केली त्या मदतीबद्दल जाणून घेतलाय। आणि आपल्याला हा एपिसोड कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवीन नवीन वक्त्यांच्या आणि वनी परिसरातील व्यक्तींच्या मुलाखतीसाठी या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।